नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं रूपम। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की आधी से अधिक आबादी, यानी हम अगर बात करें 65% से अधिक आबादी तो कृषि आधारित आबादी है और हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भी कृषि है। किसानों पर जो बढ़ता हुआ दबाव है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण औद्योगिकीकरण के दौर से भी हम गुजर रहे हैं और जमीन भी हमारी सिमटती चली जा रही है, तो इसलिए किसान तो हमेशा परेशान रहेंगे ही। अब कृषि विभाग किस तरीके से कार्य करता है और कृषि मंत्री के कंधों पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि हमारा राज्य उन्नति की ओर बढ़े, हमारे अन्न के भंडार भी भरे। बहुत सारे ऐसे सवाल और आपके जवाब, क्योंकि आप हमेशा से ही प्रश्न रहा है कि इन सवालों के जवाब को आप सीधे मंत्री जी से करें। तो चलिए, हम आज मंत्री जी के कक्ष में मौजूद हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में कृषि मंत्री माननीय श्री कुमार सर्वजीत जी का। बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको भी बहुत धन्यवाद रूपम जी। सर, जो सबसे पहला प्रश्न है, मैं हमारे कृषक बंधुओं की ओर से लेना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत अधिक बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसका निर्वहन कैसे कर पा रहे हैं और आपके कंधों पर जो उत्पादन अधिक बढ़ाने की जिम्मेदारी है वो कैसे कृषि विभाग कार्य कर रहा है? देखिए, देश तो कृषि प्रधान देश ही रहा है और खास करके बिहार में जो किसान की स्थिति है, बिहार कोई बहुत बड़े किसान नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे किसान हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी जी का शुरू से किसानों के प्रति बहुत लगाव रहा है। उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि हम किसानों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं ताकि उनका आय बढ़े, उनकी जो है खेती अच्छे तरीके से उपज हो जाए। तो मुझे पूरा भरोसा है और भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे में 18 घंटा जो है मेरी जिम्मेवारी है बिहार के किसानों के लिए काम करना, और बखूबी मैं उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृषि रोड मैप जो है तीसरा, जिसकी अवधि अब समाप्त होने वाली है, और चौथे की तैयारियों को लेकर लगातार अखबारों में हम पढ़ भी रहे हैं। तो चौथे कृषि रोड मैप जो आप लोग लाने जा रहे हैं, किन उपलब्धियों के साथ और क्या क्या जो है किसानों के लिए, क्या क्या उसमें काम होंगे, किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या सोच है, क्या तब्दीलियां हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में पहला जो कृषि रोड मैप था वो 2008 से 12 तक चला। उसके बाद फिर दूसरा जो था 12 से 17 तक चला। तीसरा जो था 17 से 22 तक था। लेकिन बीच में आप देखे होंगे पूरी देश और दुनिया कोविड से काफ़ी परेशान था। उसको लेकर के हम लोगों ने जो कृषि रोड मैप था उसको मार्च 2023 तक हमने कहा कि ये रहेगा। अब एक तरफ तो जो है कोविड का मार था, अभी जो है आप देखेंगे कि पूरी दुनिया काफ़ी परेशान है जलवायु परिवर्तन से। तो जलवायु परिवर्तन को ख्याल में रखते हुए, और आप यूँ समझ लीजिए कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो बीमारियां ऐसी ऐसी उत्पन्न हो रही है जिसकी जानकारी हमारे साइंटिस्ट को भी नहीं थी कि वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के उनकी जो है नई उत्पत्ति हो रही है और किसानों को इससे क्षति हो रहा है। तो जो चौथी रोड मैप जो हम कृषि रोड मैप जो बनाने जा रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ का हम लोग ख्याल रखें। आप देखे होंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा जो हमारा कृषि रोड मैप था उसमें हमें धान की प्राप्ति और गेहूं की प्राप्ति में हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसमें सफलता प्राप्त किया। थोड़ी सी समस्या आई कि जो हमारा रबी फसल के टाइम में जो था, मकई में भी हम काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है बिहार में हुआ। अभी हमारा सबसे मुख्य चीज़ है कि मसूर है, मूंग है, तीसी है। आप वो दिन याद करिए जब हम लोग की उम्र काफ़ी छोटी थी, तो गांव के अंदर में लोग बोलते थे कि तीसी का रोटियां खा लो तो पेट जो है, मड़ुए की रोटियां खा लो तो पेट नहीं निकलेगा। ये बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ था जो अब आज के डेट में बिल्कुल समाप्त हो रखा है। तो हमारी तो पहला जो प्राथमिकता होगा तिलहन और दलहन जो है, ये इस बार जो है हम लोग चौथी रोड मैप में उसको रखेंगे।
अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल, और इन दिनों जो हम स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि मैं फिर से एक बार पैंडेमिक की बात करूंगी, पैंडेमिक में हमने इस चीज़ को बहुत बखूबी महसूस किया कि हम स्वस्थ रहें, और अनाजों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में ऑर्गेनिक उत्पादन की ओर हम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसकी धूम भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बात की जाए या बात की जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और बात की जाए अगर आर्थिक दृष्टिकोण से किसानों के लिए, तो किसान भी जो ऑर्गेनिक उत्पादन है वो जब उत्पादन करते हैं तो अत्यधिक उनको आर्थिक लाभ होता है, ऐसी उनकी सोच भी है। और जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो लगातार हमें सुनने और देखने को भी मिलता है। अब ये सवाल उठता है कि जो हमारा अपना बिहार है, कृषि विभाग और आपके निर्देशन में क्या कार्य किए जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, ऑर्गेनिक उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, ये सिर्फ बिहार ही नहीं, अब पूरी देश और दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक खेती की ओर चला है। आप वो दिन याद करिए जब गांव में लोग जानवर पालते थे, गोबर को एक तरफ रखते थे, गड्ढे में डालते थे, वो जो है एक खाद के रूप में तब्दील हो जाता था, और किसान उसको गेहूं के खेत में, मक्के के खेत में, चने के खेत में फेंका करते थे। अब वह दौर जो है फिर वापस आ रहा है। अब तो सरकार ही चाहती है कि हम पूरे बिहार में ऑर्गेनिक खेती करें। आपको याद होगा हमारा जो है 20 और 21 में हम लोगों ने करीब 13 जिले में किसानों को जो है हम लोग बड़े पैमाने पे हम लोगों ने रास्ता बताया। किसान चौपाल के माध्यम से हम लोगों ने सिखाया कि आप जैविक खेती करिए। और अभी देखे होंगे कि जो किसान जो है बड़े पैमाने पे, जो लोग जो मार्केट में आए हैं और दवाई और ये जो है कद्दू में डालते हैं तो एक दिन में इतना बड़ा हो जाता है, तो उससे बहुत मानव जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और तरह तरह की बीमारियां इंसान में उत्पन्न हो रही है। उससे बचने के लिए हमारा जो इस बार का प्रयास होगा, हम चाहते हैं कि 38 जिले में जो है जैविक खेती का हम लोग बढ़ावा दें। इसके पहले हम लोगों ने 13 जिला में प्रयास किया और काफ़ी सफलता हासिल लगा। अब जो किसान चाहते हैं कि हम जो है जैविक खेती करें, उसको हम लोग सहयोग के तौर पे 11,000 जो है 500 रुपये हम लोग देते हैं, पहला किस्त है। उसके बाद फिर 6,500 रुपया है। कई योजनाएं हैं जो हम चाहते हैं कि जैविक खेती जो लोग करना चाहते हैं हम लोग उसको देना चाहते हैं। हमारे यहाँ के मखाना, हमारे यहाँ का शहद, ऐसे कई प्रोडक्ट जो हैं लगातार हमारे यहाँ के किसानों से दूसरे व्यापारी, पंजाब, महाराष्ट्र के व्यापारी आकर खरीद कर ले जाते हैं और अपने नाम से उनको बेचते हैं। तो एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि ऐसी स्थिति में सरकार इनसे निपटने के लिए क्या कर रही है, और हाँ, ये बहुत अच्छा कैसे सवाल बढ़ावा है दिया जा रहा है? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और ये सवाल बिहार हित का है। मखाना का उत्पादन हो रहा है, लेकिन गरीब किसान मखाना का उत्पादन करके वो कहाँ रखेगा? तो वो बेचारा अपने पास रखता है और जल्द से जल्द उसको इनकम हो जाए किसी भी व्यक्ति को बेच देता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम जिस जिले में मखाना का उत्पादन हो रहा है हम वहाँ स्टोर का निर्माण करेंगे। हम तो यहाँ तक कहा कि बड़े बड़े इंडस्ट्री को बुलाइए और हम 90% जरूरत होगी 100% सब्सिडी दे करके, और उद्योगपतियों को हम कहेंगे कि आप मेरे क्या इंडस्ट्री लगाओ, स्टोर बनाओ। और किसान जो हैं, अब समझ लीजिए कि एक कोई बॉम्बे का इंडस्ट्री वो पूरे जिला के मखाना को खरीद रहा है, बिल्कुल, तो उसकी तो मोनोपोली चलेगी ना। अगर हम 25 एजेंसियां को बुलाते हैं और मैं उसको जगह देता हूं कि आप स्टोर बनाओ, इसका जो है प्रोडक्शन का जो है मशीन डेवलप करो और यहीं पे इंडस्ट्री लगाओ, और यहाँ से बिहार के नाम पे पैकेजिंग होगा और पैक करके जो है दूसरे देश और पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। अब चाय पत्ती की खेती है, बिल्कुल, एक किशनगंज है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा जो चौथा कृषि रोड मैप होगा, हम इसमें 11 जिला हमारा टारगेट है कि हम चाय पत्ती का जो है उत्पादन करें, हम खेती करेंगे। बिल्कुल। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं लगातार देखने को, इस प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कृषि विभाग क्या कार्य कर रही है? रूपम जी, ये एक तो है कि सरकार के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और चूंकि हम कृषि प्रधान राज्य हैं
और देश भी जो है कृषि प्रधान ही कहलाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपदा आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि समय पे बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो करीब 200 करोड़ रुपया हमको किसानों को डीजल अनुदान देना पड़ा। शायद देश का हम पहले राज्य हैं जो इतने बड़े पैमाने पे किसानों को हमने जो है डीजल अनुदान ऑनलाइन दिया है। अब तो एक समस्या वो हो गया कि समय पे बारिश नहीं हुई तो हमको डीजल अनुदान देना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे किसान थे जो डीजल अनुदान के लायक नहीं थे, क्योंकि जो बनावट है बिहार का ये बड़ा अन्य राज्यों से यहाँ डिफरेंट है। तो कई ऐसे पंचायत से जो सुखाड़ के चपेट में चले गए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब ने बड़ी जो है इसको यूं कह लीजिए कि तत्परता दिखाते हुए बैठकें हुई और बैठक करके उन्होंने निर्णय लिया कि जिलाधिकारी के स्तर से एक समीक्षा होगी जिसमें कौन कौन जिला सुखाड़ के चपेट में है। और आपको पता होना चाहिए कि जो किसान सुखाड़ के चपेट में आ गया, हम लोगों ने करीब 600-700 करोड़ रुपया हमने अनुदान दिया उसको कि हम आपको। अब सवाल है कि अब आप देखेंगे कि एक हमारा है डीजल अनुदान योजना, एक हमारा है आकस्मिक फसल योजना, एक हमारा है कृषि इनपुट योजना। अब जो बनावट देखेंगे, एक तरफ बाढ़ आ जाता है, एक तरफ सुखाड़ आ जाता है, एक बार कहीं इतनी बारिश हो जाती है, बहुत सारी समस्या से हम जूझ रहे हैं। और देश में मैंने पहले भी आपको कहा कि हम ऐसा राज्य हैं जो हम किसान के साथ एक भाई की तरह खड़े हैं। अब आप कल्पना करिए कि एक पंचायत, एक प्रखंड ले लीजिए, एक प्रखंड का एक पंचायत ले लीजिए, एक पंचायत का एक गांव ले लीजिए और एक गांव का एक एक किसान को लीजिए। कितना यह मुश्किल काम होगा किसानों के सपोर्ट में खड़ा रहना और उसके एक एक व्यक्ति के पास हमारा जो राशि है अनुदान का वो पहुंचा देना। ये तो एक चैलेंज है। अब क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और जब हम आपसे अभी जब बात करना शुरू किए तो आपने जलवायु परिवर्तन की बात स्वीकार भी की और जलवायु अनुकूल कृषि कार्य को भी लगातार हमारा जो राज्य है वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है, आगे बढ़ भी रहा है। हम जलवायु अनुकूल कृषि कार्य कर रहे हैं और अग्रणी राज्यों में हम गिने जा रहे हैं देश में। तो इन दिनों जो योजनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में, जलवायु अनुकूल कृषि कार्य कैसे किया जाए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए रूपम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह बात, ये हम ही सिर्फ परेशान नहीं है इससे। बारिश होना था दिसंबर में, जून जुलाई में, बारिश हो रही है अक्टूबर में। अब आप ये सोच लीजिए कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बारिश जून जुलाई में होना है और अक्टूबर में बारिश हो रही है। और धान की जो है बुआई कब होगी? जून जुलाई में होनी है। किसान बेचारा क्या करेगा? जब कटनी का समय था तो बारिश होना स्टार्ट हो रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय, हम यूं कह लें कि एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब इसमें अहम भूमिका जो है ये सरकार की और हमारे डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों का होगा। साथ साथ जो बड़े पैमाने पे हमारे क्या, आप देखिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। कई जिला ऐसा था जो जलवायु परिवर्तन को देख करके हम अपने साइंटिस्टों के देख रेख में हमने खेती कराया। हम आंकड़े पे नहीं आना चाहते हैं। अभी तक क्या है कि देश दुनिया के जो नेता हैं ना, वो आंकड़ा ही पेश करते हैं। हम जमीनी हकीकत पे जाना चाहते हैं। आंकड़े आएंगे, आंकड़े जाएंगे जलवायु परिवर्तन को लेकर के। कभी हमारा मिशन फेल हो जाएगा, कभी हमारा मिशन पास हो जाएगा। लेकिन यह चैलेंज के रूप में लेना होगा, चाहे मैं रहूं या मेरे जगह पे कोई और रहे। अगर मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम आपके साथ धोखागिरी कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो हमें जो है
मटर की खेती, मसूरी की खेती, मूंग की खेती, ये कौन सा समय में लगाने से हमको फायदा होगा और कौन सा समय में हमको लगाने से नुकसान होगा, इसका जो है प्रचार प्रसार से लेकर के हम कृषि विभाग के तरफ से लगातार कोशिश कर रहा हूं कि नुक्कड़ नाटक हो और जो किसान चौपाल जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग पंचायतों में भेज रहे हैं, किसान चौपाल लगा रहे हैं और वहाँ पे जो नुक्कड़ नाटक करके हम लोग बताते हैं कि अभी आपको क्या खेती करनी है, क्या नहीं करनी है। इस तरह का जो है हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि मिट्टी जांच बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि हमारी जो अपनी मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति अब पहले जैसी नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में मिट्टी जांच अत्यधिक उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कृषि विभाग द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही है? देखिए रूपम जी, ये बात बिल्कुल आपने सत्य कहा कि जो आज का जो युग है ना, मैंने आपको बताया था कि हम जैविक खेती क्यों करना चाहते हैं। अभी जो है किसान क्या कर रहे हैं, एक तो समस्या आपने को मैं बताया कि पराली जला देते हैं खेत में, तो जो उसकी मट्टी की जो उत्पादन क्षमता है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बड़े पैमाने पे फर्टिलाइजर को हम यूज कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर जब यूज करेंगे, आप समझ लीजिए कि आप इंसान हैं, दवा खाना था आपको 1 और टैबलेट खा लीजिएगा 25, तो सिवाय मौत का कुछ नहीं दिखेगा। इसके लिए जो है हमारी सरकार ने सभी जिला में मिट्टी जांच केंद्र बनाए। हम लोग 38 जिला में हमारा ये स्थापित है और लगातार कृषि समन्वयक से लेके हमारा जो है प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी जो है, इवन कि मैं कहता हूं कि ये जिम्मेवारी जो बीडीओ होता है उसको भी देनी चाहिए, क्योंकि किसान बड़े पैमाने पे ब्लॉक में भी जाते हैं। सिर्फ हमारा बीओ, डीओ और कृषि समन्वयक की ही ये जिम्मेवारी नहीं है। किसानों को समय समय पे मिट्टी की जांच कराते रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो व्यवस्था है। अब आंकड़ा अगर आपको मैं बताना चाहूँगा तो समय लगेगा। आंकड़े मेरे पास हैं कि हम 1 वर्ष में कितने किसानों को हमने जो है मिट्टी का जांच कराया, और ये इतनी तेज़ी से अभी चल रही है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़िले में ये जांच के लिए हमारे पास पूरी की पूरी साधन है। हम तो आपके माध्यम से हम किसानों से अपील करना चाहते हैं कि भाई अगर इंसान बीमार हो जाता है तो आप उसको उठा के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तुरंत उसको सुई दवाई कराते हैं। लेकिन अगर जिससे आपका जीवन चल रहा है वह बीमार है कि नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच करने की जिम्मेवारी हम सब किसान भाइयों की है। और हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जिले में अब क्या करना है उसमें, अरे भाई थोड़ा सा मट्टी उठाओ, लैब में ले जाके दे दो, बहुत आसान प्रक्रिया है। बहुत आसान प्रक्रिया है। तो हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे कि बिहार का किसान समय समय पे अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराए। सर, मिट्टी जांच के विषय में आप बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने अपील भी किया हमारे किसानों से। अब एक सवाल ये उठता है कि हमारा राज्य अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं। ऐसे में जो आपके विभाग के द्वारा जो फॉर्म्स भराई जाती है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, ऑनलाइन फॉर्म्स भराया जाता है, तो बहुत सारे किसान जो कि अशिक्षित हैं, फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं साइबर कैफे जाके फॉर्म भरना पड़ता है। और क्योंकि वो अशिक्षित हैं तो फॉर्म तो वो किसी दूसरे से ही भरवाएंगे, तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में जब त्रुटियां हो जाती हैं तो आपके विभाग के द्वारा उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं? रूपम जी, पूरे बिहार ने देखा था, बापू सभागार में मैं एक पूरे बिहार के लोगों को बुलाया था, और जो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से लेकर के जो जिले के अधिकारी हैं, पटना से लेके एक एक जिला का जो ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सबको हमने बापू सभागार में बुलाया था। और हमने यह सवाल किया था कि 10,000 किसान अगर ऑनलाइन किया है सब्सिडी के लिए, डीजल अनुदान के लिए, उसमें से 4,000 किसान को ही मिल पाया है, बाकी 6,000 को रिजेक्ट किया गया। आखिर ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई?
और ये मीटिंग में हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब ई किसान भवन में हमारा खुद का जो है कंप्यूटर होगा, हमारे खुद के लोग होंगे और किसान बिना पैसा आकर के जो दिए हुए ऑनलाइन करेगा। अब एक समस्या आ रही है कि भाई पूरे बिहार में जितने प्रखंड हैं और उस पे ये जो किसान भवन है, अब हम वहाँ से किसको बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे? हम तो प्राइवेट से रखते हैं, 2 महीने काम करता है, तीसरे महीना से बोलता है कि हम तो भाई परमानेंट करो, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। इसलिए हम लोगों ने जो 9,000 नौकरियां किया और जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग जो है ये किसानों की आत्मा से जुड़ी हुई है, इसमें 9,000 जो है नौकरी बहुत ही कम है, इसको और जनरेट करिए। तो हम लोगों ने अभी फिर इसकी हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा करके एक एक ब्लॉक में हम जो है किसानों का ईमेल का व्यवस्था कराने जा रहे हैं कि वो हमको ऑनलाइन हम व्यवस्था करेंगे कि हमारा जो भी सब्सिडी से लेकर के कोई भी योजना है, अब आप ये समझ लीजिए कि हम किसानों को कोई यंत्र जो है देते हैं सब्सिडी पे, अब वो बेचारा जाता साइबर कैफे के यहाँ, उसको बोलता तुम्हारा तो 5 लाख सब्सिडी आने वाला है, उसमें से 5,000 हम लेंगे तो तुम्हारा हम ऑनलाइन करेंगे। इससे किसान को नुकसान हो रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हम इसकी व्यवस्था बहुत ही जल्द करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी और उम्मीद है कि किसान भाई बहुत अब खुश भी होंगे आपके सीधे आपसे संवाद स्थापित कर और जानकारी हासिल करके क्या क्या उनको लाभ मिल रहा है और भविष्य में मिलने जा रहा है। बहुत जल्दी तैयारी है आपकी। अब चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे कृषि मंत्री के रूप में, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं? मैं कृषि मंत्री भी हूं और साथ साथ मैं एक दलित का बेटा हूं और किसान का बेटा हूं। और जो दर्द किसान का होता है, जो दर्द गरीबों का होता है, उसको हमने बचपन से देखा है। मुझे पता है कि किसान कितने परेशान होते हैं। हम तो सब किसान भाइयों से अपील करेंगे कि हमारा जो विभाग है बहुत सारी योजनाएं लाती है और योजनाएं जो लाती हैं उसको अच्छी से जानकारियां लेनी चाहिए। हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि आने वाले कुछ ही समय में हम पूरी योजना की जानकारी विस्तार से प्रखंड स्तर पे होर्डिंग के माध्यम से देने जा रहे हैं। एक एक प्रखंड में पूरी योजना की जानकारी होर्डिंग में लिखी जाएगी। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अपनी जो आपके लिए जो आपके लायक जो योजना है, आप उसके जो है सरकार के जो हमारा जो प्रोसेस है उसमें आइए। कोई असुविधा होती है तो मैं 12 बजे रात तक अपना मोबाइल किसी भी किसान के लिए, बिहार की पब्लिक के लिए हमेशा खुला रखता हूं। कहीं से भी कोई समस्या आए, बिहार के कोने कोने से आप हमें टेलीफोन पे सूचना करिए। और एक और अपील करते हैं कि अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करता हो, अगर कोई खाद विक्रेता गड़बड़ करता हो, अगर कोई बीज विक्रेता गड़बड़ करता हो, तो एक लिखित सूचना हमारे व्हाट्सएप पे जरूर डाल दीजिए ताकि मैं उसकी जांच करा करके जो दोषी लोग हैं उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद रूपम जी को, पूरे टीम को। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत हम आभार प्रकट करेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे जो किसान भाई बंधु हैं उनके जो मन में लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि बदलते दौर के साथ कहीं ना कहीं कृषि विभाग का काम भी बढ़ता चला जा रहा है और ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई परेशान होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई हैं जो अशिक्षित हैं, जैसा कि आपने जानकारी भी दिया कि फॉर्म भरने में जो परेशानियां होती हैं उसके लिए अब आप नई पहलू ला रहे हैं। अपने अपने जो प्रखंड स्तर पर जो जहां से फॉर्म भराया जाता है वहां पर आप अब अपने लोगों को बिठाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी, हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ जुड़े थे बिहार के कृषि मंत्री श्री कुमार सर्वजीत जी। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम को आप देखकर सुनकर बहुत लाभ उठाएंगे।
क्योंकि उम्मीदों पर दुनिया कायम है और कृषि हमेशा से ही हमारे राज्य की उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दे रहा है। अब हम सिर्फ कृषि आधारित राज्य ही नहीं, बल्कि आज की जो प्रश्नोत्तर थे उसमें हमने साफ सुना और जाना कि अब हम उद्यमशीलता की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा अपना विशेष कार्यक्रम, हमारा अपना दूरदर्शन। हमें दीजिए इजाजत, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।